गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आजकल हमने पढ़ा था कि भाई कि इनकम टैक्स क्या होता है। इनकम टैक्स क्यों लगाया गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स लगाने का पावर कहाँ से आया गवर्नमेंट के पास, इनकम टैक्स संविधान के कौन से आर्टिकल में दे रखा है कि इनकम टैक्स आपको लगा सकती है गवर्नमेंट। और फिर अपन ने पढ़ा पर्सन का डेफिनेशन कि भाई पर्सन क्या होता है और टैक्स किस पे लगता है, चार्जिंग सेक्शन क्या होती है, ये सब अपन ने कल पढ़ चुके हैं। और प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट अपन कल पढ़ चुके हैं। तो अभी अपन क्या करेंगे ना, जो अपन ने कल पढ़ा है उसको फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे ना, अपने आगे का पोर्शन अपन चालू करने वाले हैं। तो चलिए अपन जो कल एक बार जो अपन ने पढ़ा है वो फटाफट से अपन रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो अपन ने बाइफिकेशन पढ़ा था कि भाई अपना कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है एग्जाम में। फिर अपन ने पढ़ा था कि टैक्स क्या होता है। टैक्स मतलब अपन सोसाइटी में रह रहे हैं, सोसाइटी को रन करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपन से टैक्स कलेक्ट करती है। ये टैक्स दो फॉर्म में कलेक्ट करते हैं, तो डायरेक्ट टैक्स था, सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स, सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या था, जो पर्सन लाइबल है टैक्स पे करने के लिए वही गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स पे कर रहा है, उसको बोलता है डायरेक्ट टैक्स। मतलब अगर मैं बंदा लाइबल हूँ, मैंने इनकम को अर्न किया है, तो मैं ही गवर्नमेंट को टैक्स पे करूंगा, इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। अब जो बंदा लाइबल है टैक्स पे करने के लिए, वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स पे नहीं कर रहा है, उसके बिहाफ पे कोई थर्ड पर्सन गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अपन ने एग्जांपल लिया था, चिंटू वाला एग्जांपल लिया था। चिंटू ने सैलरी कमाया था 20 लाख रुपए का, और उसने क्या किया, अपने जब रिटर्न भरा अपने जब, तभी उसने हमने क्या कर दिया, टैक्स पे कर दिया। तो मतलब चिंटू लाइबल था टैक्स पे करने के लिए, चिंटू ने ही गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया, इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। अपन ने फिर एग्जाम्पल लिया था राहुल वाला, जिसमें बोला था कि भाई राहुल सीए इंटर में पास हो गया, उसके पापा ने बोला भाई मोबाइल ले ले 1 लाख रुपए का। तो मोबाइल लेने के लिए वो मोबाइल की दुकान पे जाता है, तो वहां पे उसने 1 लाख का मोबाइल परचेज किया। वहां पे मोबाइल की प्राइस देखी थी 85,000, 15,000 का जीएसटी था। टोटल करके उसका बिल बना था 1 लाख रुपए। तो 85,000 जो उसका फोन का अमाउंट था, वो तो उसका फोन का अमाउंट था, वो उसका टैक्सेबल अमाउंट था। और जो 15,000 जीएसटी था, तो वो क्या करेगा, जब मोबाइल ओनर जो मोबाइल शॉप का ओनर है, वो अपना जब जीएसटी का रिटर्न भरेगा, तब क्या करेगा ना, वो 15,000 रुपए इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देगा। तो इसके लिए लाइबल कौन था, टैक्स पे करने के लिए लाइबल था राहुल, पर टैक्स किसने पे किया, उस शॉप ओनर ने पे किया। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जो पर्सन लाइबल है वो गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स नहीं पे करता है, उसके बिहाफ पे कोई थर्ड पर्सन गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है, उसको बोलता है इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ तक अपन पढ़ चुके थे। फिर अपन ने बात किया कि गवर्नमेंट को अपन ने वोट दिया, तो गवर्नमेंट का से पावर कहाँ से है कि हमसे वो आप टैक्स कलेक्ट कर सकें। गवर्नमेंट के पास पावर कहाँ से है कि आप हमसे टैक्स कलेक्ट कर सकें। तो गवर्नमेंट को ये पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ही गवर्नमेंट को पावर देता है कि भाई आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो संविधान में क्या देखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या देखा है, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। तो उसमें से एक आर्टिकल 265, उसमें से एक आर्टिकल 265 वो बोलता है कि भाई आप टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर सकते, आप टैक्स लेवी नहीं कर सकते जब तक कि आप उस पर लो ना बना दें। आप टैक्स कलेक्ट ही नहीं कर सकते, आप टैक्स लेवी नहीं कर सकते जब तक आप उस पर लो ना बना दें। तो फिर एक आर्टिकल आता है 246, वो बोलता है कि भाई मैं आपको लॉ बनाने का पावर देता हूँ, मैं आपको लॉ बनाने का पावर देता हूँ। उसमें एक 7th शेड्यूल है, उसमें 3 लिस्ट दे रखी है। एक तो यूनियन लिस्ट दे रखी है, एक स्टेट लिस्ट दे रखी है, एक कॉन्करेंट लिस्ट दे रखी है। जो यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स लिखे हैं, जो यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स लिखे हैं, उस पर लॉ बनाने का पावर किसके पास है, तो उसमें लॉ बनाने का पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और जो स्टेट लिस्ट में जो मैटर लिखे हैं उस पर लॉ बनाने का पावर किसके पास है, वो अपना स्टेट गवर्नमेंट के पास। और जो कॉन्करेंट लिस्ट में जो मैटर लिखे हैं उस पर लॉ बनाने का पावर किसके पास है, वो दोनों गवर्नमेंट के पास है। तो इसलिए फिर अपन ने पढ़ा कि जो भाई जो यूनियन लिस्ट है उसके एंट्री नंबर 82 में क्या लिखा है ना, कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि आप चाहे तो इनकम पे टैक्स लगा सकते हैं अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। आप इनकम पे टैक्स लगा सकते हैं अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। तो सर एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का पावर किसके पास था, अपन ने पढ़ा कि स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 46 में लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि अगर वो चाहे तो क्या कर सकती है, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा सकती है। चलिए सर, इनकम टैक्स एक्ट इंडिया में कब एप्लीकेबल हुआ, इनकम टैक्स इंडिया में इनकम टैक्स का नाम क्या है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, और अप्लाई कब से हुआ, 1 अप्रैल 1962 से वो इंडिया में एप्लीकेबल हो गया था। अपन इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने वाले हैं, लॉ पढ़ने वाले हैं। अपन क्या पढ़ने वाले हैं, अपन इनकम टैक्स एक्ट पढ़ने नहीं वाले हैं, अपन इनकम टैक्स लॉ पढ़ने वाले हैं। सर क्या डिफरेंस है इनकम टैक्स एक्ट एंड लॉ में, इनकम टैक्स एक्ट ओनली प्रोविजंस को कवर करता है, पर इनकम टैक्स लॉ है ना, इनकम टैक्स एक्ट को भी कवर करता है, रूल्स को भी कवर करता है, सर्कुलर नोटिफिकेशंस को भी कवर करता है, कोर्ट के डिसीजंस को भी कवर करता है, और एनुअल फाइनेंस एक्ट को भी कवर करता है। फिर अपन ने पढ़ा सर इनकम टैक्स एक्ट, इसमें 298 सेक्शन है, ये अपन ने पढ़ा था, इसमें सारे प्रोविजन लिखे हैं। सर रूल्स क्या होते हैं जो इनकम टैक्स एक्ट को सपोर्ट करते हैं। सर उसके बाद एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या होता है, जो भी अपन को साल में अमेंडमेंट आते हैं ना, जो भी चेंजेस आते हैं इनकम टैक्स में, वो 1 अप्रैल को जब बजट आता है तब उसके साथ ही एनुअल फाइनेंस एक्ट आता है कि भाई ये सारे चेंजेस इस बार इनकम टैक्स में रहने वाले हैं। सर सर्कुलर क्या होता है, सर्कुलर का मतलब है कि भाई अपन को कोई प्रोविजन समझ में नहीं आ रहा है, डिपार्टमेंट को कोई प्रोविजन समझ में नहीं आ रहा है इनकम टैक्स का, तो सीबीडीटी क्या करता है ना, इसको सर्कुलर इशू करता है कि बताता है कि भाई इस प्रोविजन का आप ये मतलब भी ले सकते हैं। तो ये क्या सर हम पे मैंडेटरी है कि हमको ये मतलब लेना ही पड़ेगा, आंसर इज नो।
हम पे कोई मैंडेटरी नहीं है, ये डिपार्टमेंट पे मैंडेटरी है कि आपको मतलब वही लेना पड़ेगा जो सीबीडीटी ने बताया अपने सर्कुलर में। बट अपने लिए वो मैंडेटरी नहीं है, अगर अपने लिए बेनिफिशियल है तो अपन वो मतलब ले लेंगे, अगर अपने लिए बेनिफिशियल नहीं है तो अपन वो मतलब नहीं लेंगे। उसके अगेंस्ट में अपन क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, केस कर सकते हैं। नोटिफिकेशन क्या होता है, नोटिफिकेशन का मतलब है आप उनको साल के बीच के अंदर कोई अमेंडमेंट लेके आना है, आपको कोई प्रोविजन एड ऑन करना है, कोई प्रोविजन आपको हटाना है, तो सीबीडीटी क्या करती है ना, कोई नोटिफिकेशन इशू करके क्या कर सकती है, कोई प्रोविजन को इफेक्टिव कर सकती है या फिर प्रोविजन को ला सकती है या डिलीशन कर सकती है। चलिए, इसके बाद आपने पढ़ा पर्सन का डेफिनेशन, इसके बाद आपने पढ़ा पर्सन का डेफिनेशन। सर पर्सन का डेफिनेशन क्या होता है ना, पर्सन क्या होता है ना, अपन चार्जिंग सेक्शन पढ़ा, उसमें क्या लिखा था कि पर्सन की टोटल इनकम पे इनकम टैक्स लगता है, पर्सन की टोटल इनकम पे क्या लगता है, इनकम टैक्स लगता है। तो सर पर्सन कौन होता है, पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई, फर्म, लोकल अथॉरिटी, कंपनी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इनको पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। इंडिविजुअल क्या होता है, हम तुम सब, अब क्या है, अपन इंडिविजुअल है। एचयूएफ कौन होता है, जो पता है हिंदू फैमिली है, जैन है, बुद्धिस्ट है, सिख है, ये क्या करते हैं ना, अपने परिवार के साथ एक एचयूएफ बनाते हैं, मतलब उनका पहला का पैसा पड़ा है और पुराने पैसे से क्या करते हैं, अगले बिजनेस करने वाले हैं, तो उसको बोलते हैं एचयूएफ। अगर उस आप पुराने पैसे से बिजनेस कर रहे हो, उसमें एक करता होता है, फिर इसके सारे कोपार्टनर्स होते हैं, वो साला होता है एचयूएफ। कंपनी बात करते हैं तो कंपनी दो टाइप की बताई थी मैंने, एक डोमेस्टिक कंपनी और एक फॉरेन कंपनी, एक डोमेस्टिक कंपनी और एक फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी कौन से थे, डोमेस्टिक कंपनी में दो है, एक इंडियन कंपनी जो इंडिया के लॉ में रजिस्टर्ड हुई है, एक होती है ऐसी कंपनी जो चाहे फॉरेन कंपनी हो बट उसने इंडिया में डिविडेंड पे करने का अरेंजमेंट कर रखा है, उसने इंडिया में क्या कर रखा है, डिविडेंड पे करने का अरेंजमेंट कर रखा है। दूसरी होती है फॉरेन कंपनी, जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं होती, वो फॉरेन कंपनी होती है। और कंपनी के अलग से दो टाइप भी है, एक तो है वाइडली हेल्ड कंपनी, एक है क्लोजली हेल्ड कंपनी। वाइडली हेल्ड कंपनी कौन सी होती है, यानी कि पब्लिक कंपनी, जिसमें पब्लिक का पैसा लगा है, जिसमें जिसके शेयर इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। अनलिस्टेड कंपनी होती है क्लोजली हेल्ड कंपनी, जिसके अंदर पब्लिक का पैसा नहीं लगा है, कुछ पर्टिकुलर प्राइवेट लोग से उनका पैसा लगा हुआ है, वो प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन में आती है। एओपी बीवाई क्या होता है, एओपी मतलब होता है कि कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन क्या करते हैं, साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं या कुछ काम करते हैं, और जिसमें उनका कॉमन पर्सपेक्टिव है, उनका कॉमन पर्पज है कि हमको पैसा कमाना है, और उनका कॉमन पर्पज है कि हमको ये काम करना है। जैसे कि दो कंपनीज है या फिर एक फर्म है, एक कंपनी, दोनों ने मिलकर क्या किया ना, एक कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। जब तक वो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, उनका एओपी बना रहेगा, उनका कॉमन पर्पस है कि हमको कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना है और अपन को रेवेन्यू जनरेट करना है। और फिर बीओआई अपने पढ़ा, फिर बीओआई क्या होता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, जो साथ में इन्वेस्टमेंट करते हैं या उनकी कोई प्रॉपर्टी पड़ी है वहां से उसको साथ में इनकम आ रहा है। तो जैसे कि एक तीन भाई थे, उनका साथ में घर पड़ा है, उससे उनको रेंटल इनकम आ रहा है, तो तीनों भाई उस इनकम को बांट लेते हैं, वो होता है बीओआई। आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन क्या होता है, इसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, बट वो कंपनी नहीं है, फर्म नहीं है, एओपी बीओआई वगैरह नहीं है। कैसे, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वो अपना क्या है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन माना जाएगा। चलिए, लोकल अथॉरिटी क्या होता है ना, जो अपने ग्राम पंचायत है, जिला परिषद है, म्यूनिसिपलिटी है, ये सब क्या आएगा, लोकल अथॉरिटी में कवर होते हैं। चलिए, इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, इसके बाद अपन ने पढ़ा था प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट अपन ने इसमें पढ़ा था। इसके बाद अपन ने प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर का अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। चलिए, इसके बाद अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसका नाम है प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। सेक्शन 3 ऑफ इनकम टैक्स क्या होती है, सेक्शन 3 ऑफ इनकम टैक्स का है प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन दे रखा है, सेक्शन 3 में अपना प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन दे रखा है। तो प्रीवियस ईयर क्या होता है सर, प्रीवियस ईयर का ईयर वो वाला ईयर जिस ईयर में अपने इनकम को अर्न करते हैं, जिस साल में अपने इनकम को अर्न करते हैं उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। और जिस साल में उस इनकम पे टैक्स कंप्यूटेशन करते हैं, अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते हैं, और उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर, उसको बोलते हैं अपना असेसमेंट ईयर। तो अपने एग्जांपल लिया था कि रमेश ने सैलरी कमाया 15 लाख का 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक, तो जो 24-25 है उसके लिए वो होगा प्रीवियस ईयर, जिस साल में उसने इनकम को अर्न किया है। बट उसने रिटर्न कब भरा, 25 जुलाई 2025 को भरा है, इसका मतलब 25-26 में उसने रिटर्न भरा है, तो 25-26 के लिए क्या होगा, उसके लिए होगा असेसमेंट ईयर। ये अपन पढ़ चुके हैं। फिर अपन एक एग्जाम्पल लिया था, वो आप एक बार देख सकते हैं। अब आगे अपन बात करेंगे, आगे अपन बात करेंगे, आगे मैंने क्या बोला ना आपको, प्रीवियस ईयर पे जो आपने इनकम कमाया है, जो आपने प्रीवियस ईयर को इनकम कमाया है, उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है असेसमेंट ईयर में। आपने जो प्रीवियस ईयर में जो इनकम कमाया है, उस पर आपको असेसमेंट ईयर में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। बट मेरी बात समझना, अब मेरी बात समझना, अब कुछ कुछ इनकम ऐसी दे रखी है जो आपने प्रीवियस ईयर में कमाया है, उनको आपने प्रीवियस ईयर में कमाया और आपको प्रीवियस ईयर में ही आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। कुछ इनकम ऐसी है जिसमें आपने प्रीवियस ईयर में कमाया है और प्रीवियस ईयर में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। वो कौन कौन से वाली इनकम है, कौन कौन से सोर्स की इनकम है। अब मेरी बात समझना, ये दे रखा है एक्सेप्शन, आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि भाई
आइडेंटिफाई करो कि ऐसी कौन सी इनकम है जो आपने प्रीवियस ईयर में कमाई है और प्रीवियस ईयर में आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। सबसे पहले शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट। शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, एक कोई नॉन रेजिडेंट है वो इंडिया में आके क्या करता है, शिपिंग बिजनेस करता है। उसका एक जहाज है, वो इंडिया में आता है और वहाँ पे वो अपना माल सप्लाई करके वापस चला जाता है। अगर शिपिंग बिजनेस है उसका नॉन रेजिडेंट का शिपिंग बिजनेस है, तो उसको इंडिया छोड़ने से पहले अपना सारा टैक्स पे करना पड़ेगा जो इनकम उसने इंडिया से कमाया है। इंडिया छोड़ने से पहले उसको अपना सारा टैक्स पे करना पड़ेगा जो उसने इंडिया से कमाया है। और इंडिया छोड़ने से पहले उसको एक टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ये क्या होता है ना, इस सर्टिफिकेट में लिखा था कि आपने सारे टैक्सेस पे कर दिए हैं और आप अभी फ्री है इंडिया से जाने के लिए। तो इंडियन शिप है, वो नॉन रेजिडेंट की शिप है जो इंडिया में आके शिपिंग बिजनेस करता है, इंडिया में शिप लेके आता है अपना, तो उसको इंडिया छोड़ने से पहले अपना सारा टैक्स पे करना पड़ता है। तो उसको एक टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा। दूसरा है पर्सन लिविंग इंडिया। कोई बंदा है जो इंडिया छोड़ के ही जा रहा है भाई। अगर तू छोड़ के जा रहा है ना, तो तूने अभी तक जो कमाया है उस पर तो अभी टैक्स पे कर दे। हम तेरे लिए असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करेंगे। तूने प्रीवियस ईयर में इनकम को कमाया, तूने प्रीवियस ईयर में तेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा। कोई एओपी है, बीओआई है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, जो फॉर्म हुई है एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए, जो फॉर्म हुई है एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए फॉर्म हुई है। तो एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए फॉर्म हुई है, जैसे ही वो इवेंट कंप्लीट होता है ना, तो गवर्नमेंट बोलती है भैया अब टैक्स दे दो यार, अभी टैक्स दे दो हमको। हम आपके लिए असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करेंगे, आपका अभी पर्टिकुलर इवेंट कंप्लीट हो गया, आप अभी हमको टैक्स पे कर दीजिए, हम आपके लिए असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करेंगे। या फिर कोई बंदा है जो ऐसा लग रहा है कि अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर क्यों कर रहा है, टैक्स को अवॉइड करने के लिए ट्रांसफर कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टी को टैक्स को अवॉइड करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, तो भाई उसको बोलते हैं भाई मेरी बात सुन, तूने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, हाँ तो हमको टैक्स दे दे उसमें जो इनकम आया है। हम तेरे लिए असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि क्या पता भाई तू ऐसे अभी भी अवॉइड करना चाह रहा है टैक्स को, तो आगे जाके तो क्या ही कर देगा। डिसकंटिन्यूड बिजनेस, धंधा बंद हो गया आपका, तो जितना कमाना था उतना कमा लिया आपने इस साल में, एक काम करो अभी टैक्स पे कर दो। अब वैसे भी 31 मार्च आने का आपको कोई मतलब तो है नहीं, अगर आपने 31 दिसंबर को अगर धंधा बंद कर दिया है, तो जितना धंधे को कमाना था उसने 31 दिसंबर तक कमा लिया, और ये सेम इनकम आपका 31 मार्च तक का भी रहने वाला है, क्योंकि आप आगे बिजनेस नहीं करने वाले हो। तो फिर एक काम करो ना, यहाँ पे जो प्रॉफिट आया उसका टैक्स हमको अभी दे दो, उसका टैक्स हमको अभी दे दो। अब चलिए, अब इनको अपन को क्या करना पड़ेगा, इनको थोड़ा सा अपन को याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपन को याद करना पड़ेगा। चलो याद करते हैं। सबसे पहली बात, कौन कौन सी इनकम है जिनको प्रीवियस ईयर में आपने कमाया है और आपको प्रीवियस ईयर में टैक्स पे करना पड़ेगा। सबसे पहला, कोई शिपिंग बिजनेस करता है नॉन रेजिडेंट, कोई बाहर का बंदा आता है यहाँ शिपिंग बिजनेस करता है, तो जहाज निकलने से पहले उसको अपना सारा टैक्स पे करना पड़ेगा। दूसरा, कोई बंदा इंडिया छोड़ के जा रहा है, तो भाई तूने इस साल में जो कमाया तो अभी टैक्स पे कर दे, हम तेरे लिए अगले साल का वेट नहीं करेंगे, तेरे लिए हम असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करेंगे। तीसरा, कोई एओपी है, बीओआई है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, जो एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए फॉर्म हुई है, जैसे इवेंट कंप्लीट हुआ, भाई टैक्स दे दो, टैक्स दे दो, हम अगले साल के लिए आप पे वेट नहीं करेंगे। अगला है पर्सन जो लग रहा है कि अपनी प्रॉपर्टी इसलिए ट्रांसफर कर रहा है कि वो टैक्स को अवॉइड कर सके, तो भाई टैक्स को अवॉइड तो हम करने ही नहीं देंगे, एक काम कर तो अभी टैक्स पे कर दे, तो प्रॉपर्टी को अपना ट्रांसफर किया है। फिर कोई बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है, आपका बिजनेस ही बंद हो रहा है, अगर बिजनेस बंद हो रहा है आपका, तो भाई जब बंद हुआ तभी हमको टैक्स पे कर दो, हम आपके लिए अगले साल का वेट हम क्यों करेंगे। चलिए एक बार क्या करेंगे ना, अपन साथ साथ में फटाफट से सारे पॉइंट को वापस अपन क्या करेंगे, बोलने वाले हैं। सारे पॉइंट को अपन एक बार साथ साथ बोलने वाले हैं। पहला, बाहर से जहाज आया, कमा के निकल रहा है, उससे पहले उसको टैक्स ले लो। कोई बंदा इंडिया छोड़ के जा रहा है, उससे पहले उससे टैक्स ले लो। कोई एओपी बीओआई है जो पर्टिकुलर इवेंट के लिए फॉर्म हुई है, भाई इवेंट कंप्लीट होते टैक्स ले लो। कोई बंदा अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है कोई टैक्स को अवॉइड करने के लिए, तो भाई उससे पहले ही टैक्स ले लो, इस साल में टैक्स ले लो, उसके लिए असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करेंगे। वो कोई धंधा बंद हो गया है, तो भाई बिजनेस बंद होते ही आप उससे टैक्स ले लो, उसके लिए असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करेंगे। तो इन 5 केसेस में अपन प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में टैक्स ले लेंगे, असेसमेंट ईयर का उसका वेट नहीं करेगी गवर्नमेंट। चलिए चलिए, अब उनका रीजन क्या है। सर रीजन क्या है, रीजन तो अपन वैसे ही पढ़ चुके हैं, एक बार वापस देख सकते हैं क्या क्या रीजन रहेगा। कोई शिपिंग बिजनेस है नॉन रेजिडेंट का, उसका जहाज इंडिया छोड़ने से पहले उससे टैक्स लेना है भाई, ये रीजन है उसका। दूसरा है, इंडिया छोड़ के जा रहा है बंदा, तो भाई फिर वो जाके क्या कर सकता है ना, वो टैक्स को चोरी कर सकता है, भाई इंडिया छोड़ के चला गया है, उससे पहले उससे टैक्स ले लो। वो इंडिया वापस ही नहीं आने वाला है, तो भाई उससे पहले ही आप क्या कर लेंगे, अपन सारा टैक्स ले लेंगे। एओपी बीआई एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए फॉर्म हुई है, तो भाई धंधा बंद हो गया ना, तो हम टैक्स दे दो यार। और पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी अवॉइड टैक्स, अब फिर बोलेंगे भाई एओपी भाई हमारा बंद ही हो गया है, तो हम टैक्स किस बात करें, तो भाई भाई बिजनेस डिसॉल्व होने से पहले पहले हमको क्या कर दो, टैक्स पे कर दो। अब कोई बंदा है जो अपन क्या करता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है टैक्स को अवॉइड करने के लिए, तो भाई तो तेरे लिए हम अगले साल का वेट करेंगे ही नहीं ना,
क्या पता अगले साल तो इस पैसे का कुछ और एडजस्टमेंट कर दे, हमें टैक्स ना पे करे, तो उसने जब भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया तभी हमको टैक्स पे कर दे और अपना अगला काम शुरू कर सकता है। डिसकंटिन्यूड बिजनेस है आपका, डिसकंटिन्यूड धंधा बंद ही हो गया भाई, धंधा बंद हो गया, उससे पहले हमको टैक्स पे कर दो ना। गवर्नमेंट ने कहा आपको, आपने सब पार्टनर्स को पैसा दे दिया है, तो एक धंधा बंद करने से हमको भी टैक्स दे दो ना यार, हमको भी क्या कर दो, टैक्स दे दो ना यार। यहाँ पे अपना क्या खत्म होता है, प्रीवियस ईयर असेसमेंट का सारा कॉन्सेप्ट अपना कंप्लीट हो जाता है। देखो प्रीवियस ईयर असेसमेंट अपन ने क्या पढ़ा, प्रीवियस ईयर क्या होता है ना, वो ईयर जिस साल में अपन इनकम कमाते हैं, असेसमेंट ईयर जिस साल में उस इनकम पे अपन टैक्स पे करते हैं, अपना रिटर्न भरते हैं। अब फिर कुछ 5 एक्सेप्शन आते हैं कि भाई अगर आपने प्रीवियस ईयर में इनकम को कमाया तो आपको प्रीवियस ईयर में इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा। वो कौन कौन सी बातें हैं, अगर कोई नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस करता है, या कोई बंदा इंडिया छोड़ के जा रहा है, एओपी बीवाई पर्टिकुलर इवेंट के लिए फॉर्म हुई है, और कोई बंदा अपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है टैक्स को अवॉइड करने के लिए, या कोई बंदा धंधा ही बंद हो गया है, डिसकंटिन्यूड बिजनेस है आपका, तब आपको प्रीवियस ईयर की इनकम पे आपको प्रीवियस ईयर में टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ तक आपको समझ में आया आई होप। चलिए अब इसके बाद एक डेफिनेशन आता है, एक डेफिनेशन आता है, अपने पर्सन का डेफिनेशन पढ़ लिया, अपने पर्सन का डेफिनेशन पढ़ लिया कि इनकम टैक्स किस पे लगता है, पर्सन के इनकम पे लगता है। अब मेरी बात समझना, अब मैं एक बात बताता हूँ आपको, देखो राम मोहन, ये है 8 ईयर्स का, ये है 28 ईयर्स का, इसका ईयरली इनकम है 15 लाख, इसका ईयरली इनकम है 0। अब मेरी बात समझना, सर मैं पहले सबसे पहले आपसे सवाल पूछूंगा कि इन दोनों में से पर्सन कौन है, दोनों पर्सन कौन है। पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई, फर्म, लोकल अथॉरिटी, कंपनी, सब पर्सन के डेफिनेशन में आते हैं। तो मतलब ये दोनों पर्सन है, ये दोनों क्या है, ये दोनों है अपने, ये दोनों अपने हैं पर्सन, ठीक है। सर टैक्स की लाइबिलिटी किसके ऊपर आएगा, राम पे आएगा या मोहन पे आएगा। सर इनकम तो सिर्फ राम ने ही अर्न किया ना, ये लाइबल पर्सन होगा, इसकी टैक्स की लाइबिलिटी आएगी, इसके अंदर तो कोई इनकम टैक्स का लाइबिलिटी ही नहीं है। जिस पे देखो टैक्स की लाइबिलिटी आती है या वो किसी भी तरीके से इनकम टैक्स में लाइबल है, उसको अपन बोलते हैं असेसी, उसको अपन बोलते हैं असेसी। सर असेसी क्या होता है, अब मेरी बात समझना, दुनिया में हर बंदा पर्सन है, हर बंदा पर्सन है, चाहे वो कमाता है चाहे नहीं कमाता है, चाहे वो कल पैदा हुआ है चाहे वो आज पैदा हुआ है, कोई भी बंदा है वो सब पर्सन है। पर जो बंदा इनकम टैक्स में लाइबल है, चाहे वो टैक्स भरने के लिए लाइबल है, चाहे रिटर्न भरने के लिए लाइबल है, चाहे उसका टैक्स नहीं बन रहा है पर रिटर्न भरने के लिए लाइबल है, तो जो भी इनकम टैक्स में लाइबल है बंदा, या उसका कोई नोटिस आया है उसको रिप्लाई देने के लिए वो लाइबिलिटी है उसकी, वो सब बंदे एसएससी माने जाएंगे। हर बंदा पर्सन तो हो सकता है पर हर बंदा एसएससी नहीं हो सकता। एसएससी वही होगा जिसकी इनकम टैक्स में लाइबिलिटी है, बट हर बंदा आपका पर्सन तो माना ही जाएगा। चलिए मैं आपको एसएससी की डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। एसएससी की आपको मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7। देखो अगेन आपको बता रहा हूँ, सेक्शन नंबर आपको याद करने का जरूरत नहीं है, अगेन यहाँ पे आपको सेक्शन नंबर याद करने का जरूरत नहीं है। जहाँ याद करने का जरूरत होगा मैं आपको सामने से बोलूंगा कि भाई ये आपको सेक्शन नंबर आपको याद करना रहेगा, तो आपको ये सेक्शन नंबर याद करने का भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। चलिए सर एसएससी का डेफिनेशन लिख लेते हैं, सर एसएससी का अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं। चलिए एसएससी का अपन क्या करते हैं ना, डेफिनेशन लिख लेते हैं। चलिए आपको ये समझ में आ गया एसएससी कौन होता है। एसएससी मतलब क्या, जिसका इनकम टैक्स में लाइबिलिटी है, जिसका इनकम टैक्स में लाइबिलिटी है वो हर पर्सन आपका क्या माना जाएगा, एसएससी माना जाएगा। चलिए एसएससी की डेफिनेशन लिखते हैं। एसएससी मींस, एसएससी मींस ए पर्सन by whom any tax or any other liability, any other sum of money is payable under this act and includes, देखो एसएससी कौन होगा,
जिसकी कोई भी लाइबिलिटी है या टैक्स पे करने की है या पेबल है या उसने टैक्स पे किया है, वो एसएससी माना जाएगा। इंक्लूड क्या होगा ना, एनी वन लाइबल टू पे टैक्स, एनी वन अगेंस्ट whom assessment proceedings are initiated। मेरी बात समझना, देखो एसएससी मतलब क्या है, जो इनकम टैक्स में लाइबल है टैक्स पे करने के लिए, तो किसी की टैक्स की लाइबिलिटी है वो भी आपका एसएससी होगा। किसी के अगेंस्ट में क्या है ना, कोई नोटिस आ रखा है इनकम टैक्स का, उसका असेसमेंट चल रहा है, भाई चेक करेंगे तूने भाई रिटर्न जो भरा है वो सही भरा है या नहीं भरा है, या फिर आप बता रहे हो कि मैं टैक्स भरने के लिए लाइबल ही नहीं हूँ और आपकी हम इनकम अभी चेक कर रहे हैं तो आपकी टैक्स की लाइबिलिटी आ रही है, तो आपका असेसमेंट चल रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी चेकिंग कर रहा है, वो भी आपका एसएससी माना जाएगा। थर्ड पॉइंट आता है anyone who is legally responsible for another person's taxes। अब देखो मेरी बात समझना, इनकम टैक्स में कॉन्सेप्ट आता है, एक तो आता है टीडीएस और सेकंड आता है क्लबिंग का। क्लबिंग में क्या होता है ना, कि जैसे कि मान लीजिए मैं एक पापा हूँ, मेरा एक बच्चा है, उसका क्या होता है ना, उसको इनकम हो रहा है, मेरे को इनकम नहीं हो रहा, पापा को इनकम नहीं हो रहा, बच्चे को इनकम हो रहा है, और वो बच्चा क्या है, नाबालिग है, मैंने उसको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, उसको उससे उसको इनकम हो रहा है। अब वो अपन तो क्लेम करते हैं कि भाई वो इनकम अपने बच्चे के हाथ में टैक्सेबल होनी चाहिए, पर गवर्नमेंट बोलती है वो इनकम आपके क्या होगा ना, आपके हाथ में क्लब होने वाली है, आपके हाथ में टैक्सेबल होगी, इसको बोलते हैं क्लबिंग। अगर कोई बंदा है जिसकी लीगली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसी दूसरे पर्सन के टैक्स के लिए लाइबल है, तो वो भी आपका क्या माना जाएगा, एसएससी माना जाएगा। डोंट वरी, अपन क्लबिंग पूरा अपने पास एक चैप्टर पढ़ा है, अपन ढंग से पढ़ेंगे कि अभी बच्चे का इनकम पापा के हाथ में कैसे टैक्सेबल होता है, वो सब इसमें अपन पढ़ने वाले हैं। चलिए, फोर्थ आता है एनीवन हु डिफॉल्ट्स ऑफ टैक्सेस टैक्स ऑब्लिगेशन एंड is treated as an assessee in default। अब मेरी बात समझना, देखो अपन ने चार बातें की, एसएससी कौन होगा, जो इनकम टैक्स में टैक्स पे करने के लिए लाइबल है। सेकंड, जिसकी कोई असेसमेंट चल रहा है, जिसके कोई नोटिस का प्रोसीडिंग्स चल रहा है। थर्ड, वो किसी और बंदे के लिए टैक्स पे करने के लिए लाइबल है, वो भी एसएससी माना जाएगा। और चौथा है कि जिसको टैक्स पे करना था उसने टैक्स पे ही नहीं किया, जिसको टैक्स पे करना था, इसको प्रोसीडिंग के लिए लाइबल था, उसने वो किया ही नहीं है, तो उसको एसएससी इन डिफॉल्ट मान लिया गया, मतलब वो डिफॉल्टर है एक तरीके से, कि आपने टैक्स पे करना था, आपने टैक्स नहीं पे किया, आप तो डिफॉल्टर हो। तो डिफॉल्टर को भी क्या माना जाएगा, एसएससी माना जाएगा। मतलब इनकम टैक्स में आप किसी भी तरीके से लाइबल हो, टैक्स पे करने के लिए, नोटिस के लिए, या फिर किसी और बंदे की टैक्स के लिए आप लाइबल हो, तो आप एसएससी मान लिए जाओगे। आई होप आपको एसएससी का डेफिनेशन आपको समझ में आया। देखो आपको ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है, दुनिया में जो भी बंदे हैं सब पर्सन है, और पर्सन में से जो इनकम टैक्स में लाइबल है वो एसएससी है। बस बस आपको इतना याद होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी याद करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, अब अब सर यहाँ तक पहुंच गए हैं, अब अपन को देखना है कि इनकम टैक्स में अपना इनकम टैक्सेबल कैसे होता है, इनकम टैक्स में अपना इनकम टैक्सेबल कैसे होता है। देखो, अब जैसे कि एक राम नाम का बंदा है, वो बहुत सारी इनकम कमाता है, उसके पास एक घर है, उसको उसने किराए पे देके इनकम कमाया है, वो कहीं जॉब करता है, वहां से उसको सैलरी का इनकम आता है, उसका एक छोटा सा पार्ट टाइम बिजनेस भी है, तो वहां से वो प्रॉफिट भी कमाता है, उसकी कोई प्रॉपर्टी बड़ी है उसने उसको बेच के इनकम भी कमाया है, उसको एक कंपनी ने उसको एक कंपनी के उसने शेयर्स दे रखे हैं, वहां से उसको डिविडेंड इनकम भी आता है, ये सब उसको इनकम आता है। तो ये इनकम टैक्स में उसको शो कैसे करना है, कैसे उसको टैक्सेबल करना है। अब देखो शोइंग कैसे करेंगे अपन, इनकम टैक्स में आपका इनकम कैसे टैक्सेबल होता है। देखो, अपन ने जब चार्जिंग सेक्शन पढ़ा था ना, एक बार मैं आपको वापस दिखा देता हूँ आपको चार्जिंग सेक्शन। जब अपन ने चार्जिंग सेक्शन पढ़ा था सेक्शन 4, उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था अपने ये रहा, एक बार इसको वापस पढ़ेंगे, आप ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है।
देखो, इनकम टैक्स इज अ टैक्स लेविड ऑन द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन। तो अपन ने इसमें से कौन कौन से वर्ड समझ लिए हैं। पर्सन क्या होता है वो अपन समझ चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्या होता है वो समझ चुके हैं। सर अपना टोटल इनकम क्या होगा। सर टोटल क्यों मजाक कर रहे हो सर, टोटल इनकम जो अपन ने कमाया है वो अपना टोटल इनकम होगा। हाँ, पर इनकम टैक्स के हिसाब से टोटल इनकम क्या होगा वो अपन को देखना पड़ेगा, वो उसका कंप्यूटेशन अपने पास कैसे रहने वाला है वो भी अपन को समझना पड़ेगा। तो अपन पढ़ चुके हैं प्रीवियस ईयर क्या होता है, अपन पढ़ चुके हैं पर्सन क्या होता है, अब अपन को पढ़ना है टोटल इनकम अपन कैसे कंप्यूट करने वाले हैं। टोटल इनकम अपन कैसे कंप्यूट करने वाले हैं ये अपन को पढ़ना रहेगा। चलिए चलिए कैसे कंप्यूट करेंगे टोटल इनकम को। देखो अपने इनकम टैक्स में 5 हेड होते हैं, मतलब आपकी जो इनकम होगी आपको उन 5 हेड के हिसाब से क्लासीफाई करके अपने रिटर्न में शो करना होता है। जब अपना अपना इनकम टैक्स का आप रिटर्न भरते हैं ना, तो आपको 5 हेड के इनकम के हिसाब से अपने इनकम को क्लासीफाई करना रहता है। सर कौन कौन से अपने हेड होते हैं, चलिए एक एक करके अपने हेड्स की बात करते हैं। अब 5 हेड अपने कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले अपना हाथ हेड होता है इनकम फ्रॉम सैलरी। मतलब अपन कहीं जॉब करते हैं, अपने को सैलरी का इनकम आता है, तो अपन कहाँ शो करेंगे इनकम टैक्स में, इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में अपन यहाँ पे शो करने वाले हैं। इसके अकॉर्डिंग अपना इनकम टैक्सेबल होने वाला है। सेकंड अपन बात करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब मेरी बात समझना, अपने पास कोई घर है, अपने उसको रेंट पे दिया है, अपना जो रेंटल इनकम आ रहा है ना वो अपना हाउस प्रॉपर्टी एड में टैक्सेबल होता है। रेंटल इनकम कहाँ है टैक्सेबल होता है, अपना हाउस प्रॉपर्टी एड में टैक्सेबल होता है। थर्ड अपना आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसको अपन बोलते हैं पीजीबीपी, शॉर्ट में इसको बोलते हैं पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब मेरी बात सुनो ना, अपन कोई बिजनेस कर रहे हैं, वहां से अपन को प्रॉफिट आ रहा है, वो कहाँ टैक्सेबल होगा, वो अपना इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन रेट में टैक्सेबल होने वाला है। इसके बाद अपना आता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अब मेरी बात समझना, अब आपने कोई अपनी एसेट बेच दी है, जैसे आपने अपना घर बेच दिया है, अपना घर बेच दिया है, कोई सोना बेच दिया है, शेयर्स बेच दिए हैं, तो उनका जो प्रॉफिट आएगा वो आपका बिजनेस तो है नहीं, आप रेगुलरली उनको डील करते नहीं है। आपने एक वन टाइम अपना घर बेचा है, वन टाइम अपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, तो वहाँ का इनकम कहाँ टैक्सेबल होगा, वहाँ का इनकम आपका कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होने वाला है। और आपका लास्ट आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनके अलावा आपको कोई भी इनकम होता है, आपको डिविडेंड का इनकम होता है, आपको इंटरेस्ट का इनकम होता है, वो सारा का सारा इनकम आपका अदर सोर्सेस में टैक्सेबल होने वाला है। अब मेरी बात समझना, आप कहीं जॉब करते हैं, आपको वहां से सैलरी आता है, तो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। आपका कोई प्रॉपर्टी है, आपका घर है, आप उसको रेंट पे देते हैं, तो उसका जो रेंटल इनकम आएगा वो आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा। आप कोई बिजनेस करते हैं, वहां से आपको प्रॉफिट आता है, वो आपका प्रॉफिट कहाँ टैक्सेबल होगा, वो बिजनेस हेड में टैक्सेबल होता है। आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच दी है, देखो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को रेंट पे देते हैं हाउस प्रॉपर्टी एड में, यहाँ आपने प्रॉपर्टी बेच ही दी है अपनी, जो बेचने से जो गेन आएगा ना वो आपका कैपिटल गेन एड में टैक्सेबल होगा। इनके अलावा आपका कोई भी इनकम है, इनके अलावा आपका कोई भी इनकम है वो आपका अदर सोर्सेज एड में टैक्सेबल होने वाला है। लाइक आपको इंटरेस्ट आता है कहीं से, आपको कंपनी के शेयर से डिविडेंड आता है, ये सब आपका इनकम कहाँ टैक्सेबल होने वाला है, ये सब आपका इनकम अदर सोर्सेज में आपका टैक्सेबल होने वाला है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियरिटी है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियरिटी है। बस आपको इतना समझना है कि इनकम टैक्स में 5 हेड होते हैं और कौन से हेड में कौन कौन से इनकम टैक्सेबल होती है। बाकी अपन के पास ये पूरे चैप्टर्स पढ़े हैं, अपना डायरेक्ट टैक्स का 50% पोर्शन ये 5 चैप्टर्स है, 50 क्या 60-70% पोर्शन अपना 5 हेड ही है। अपन को सिर्फ यही पढ़ने हैं कि बिजनेस हेड में कौन कौन सा इनकम टैक्सेबल होता है और किस टाइप से टैक्सेबल होता है, कौन कौन से प्रोविजन है उसको टैक्स करते हैं, किन किन बातों का अपन को ध्यान रखना होगा।
हाउस प्रॉपर्टी अपना पूरा चैप्टर है, सैलरी अपना पूरा चैप्टर है, कैपिटल गेन अपना पूरा चैप्टर है, और अदर सोर्सेज अपना पूरा चैप्टर है अपने कोर्स में। तो उसके लिए आप घबराने का आपको जरूरत नहीं है कि भाई हमको ये समझ में नहीं आ रहा, ये पूरे पूरे चैप्टर्स आपको पूरे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। तो इन 5 हेड से जो आपका इनकम आएगा, फॉर एग्जाम्पल अपन पूरा कैलकुलेशन करेंगे एज पर सैलरी हेड, तो सैलरी से अपना जो फाइनल इनकम आएगा वो अपन यहाँ पे लिख देंगे। हाउस प्रॉपर्टी एड का पूरा कंप्यूटेशन करेंगे, कैसे करेंगे अपन रिस्पेक्टिव चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उसका जो इनकम आएगा अपन यहाँ डाल देंगे। फिर बिजनेस के इनकम से अपना जो प्रॉफिट आएगा वो अपन यहाँ डाल देंगे। फिर कैपिटल गेन से जो अपना गेन आएगा, आपने कोई अपना एसेट बेचा उससे जो गेन आएगा वो अपने यहाँ डाल देंगे। फिर आपको कोई अदर सोर्स का इनकम है वो अपन यहाँ डाल देंगे। अपना जो टोटल आएगा इन 5 हेड का, उसको बोलते हैं ग्रोस टोटल इनकम, उसको बोलते हैं अपन ग्रोस टोटल इनकम, उसको अपन बोलते हैं ग्रोस टोटल इनकम। उसको बोलते हैं जीटीआई, ग्रोस टोटल इनकम। अब मेरी बात समझना, अपना जब ग्रोस टोटल इनकम आ जाता है ना, तो गवर्नमेंट बोलती है कि हम कुछ डिडक्शंस देते हैं। अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, एलआईसी वगैरह में इन्वेस्टमेंट किया है, आपने कोई एजुकेशन लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट आपको मिलता है, तो उन सब का जो डिडक्शन मिलता है अपन को कुछ, मतलब गवर्नमेंट बोलती है आपने कुछ अगर अदर इन्वेस्टमेंट आपने किया है, आपने कुछ और इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका हमको डिडक्शन देते हैं, उसका लेस कर देंगे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया तो उसको आपको डिडक्शन मिल जाएगा, ये सब डिडक्शन यहाँ पे लेस करते हैं। सर डिडक्शन अपन कहाँ पढ़ेंगे, ये इसका भी एक सेपरेट चैप्टर है अपने पास पूरा, वो भी अपन पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। तो वो यहाँ से अपन क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो अपने पास अब जो बचेगा, अपने पास जो बचेगा वो अपना होगा नेट टोटल इनकम, नेट टोटल इनकम, इसको बोलते हैं एनटीआई, नेट टोटल इनकम उनके पास यहाँ पे बचने वाला है। अब जो अपना एनटीआई आएगा ना, नेट टोटल इनकम, इसको बोलते हैं अपन टोटल इनकम भी बोलते हैं अपन। इसके ऊपर अपन से गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स लेने वाली है, इसके ऊपर गवर्नमेंट अपन से टैक्स कलेक्ट करने वाली है। आई होप आपको यहाँ तक समझा, आई होप आपको यहाँ तक समझा। एक बार आप क्या करेंगे ना, ये जो मैंने बनाया है परफॉर्मा, ये आप नोट कर लेंगे, ये परफॉर्मा एक बार आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, जिसकी वजह से फिर अपन आगे आसानी से इसमें बढ़ सकते हैं। चलिए एक बार ये आप क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। चलिए तो आपने नोट कर लिया होगा। अब अपन क्या करेंगे ना, अब अपन पढ़ने वाले हैं रेट ऑफ टैक्सेस। मतलब अपन ने इतना समझ लिया कि भाई अपना इनकम टैक्स का यहाँ पे टोटल इनकम आ जाएगा। अब उस पर गवर्नमेंट कितना परसेंट टैक्स लेने वाली है, किस तरीके से गवर्नमेंट इस पर टैक्स लेने वाली है, वो अपन यहाँ पे सीखने वाला है। चलिए यहाँ पे अपन सीखने वाले हैं रेट ऑफ टैक्स, गवर्नमेंट अपन से कितना टैक्स लेने वाली है। जो अपन यहाँ पे टोटल इनकम आएगा ना अपना, उस पर गवर्नमेंट अपन से कितना टैक्स लेने वाली है वो अपन यहाँ पे सीखने वाले हैं। चलिए अब ना, टैक्स की रेट सब केस में अलग अलग है, टैक्स की रेट सब केस में अलग अलग। सर अलग अलग कैसे, अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ वगैरह है तो आपकी टैक्स की रेट अलग रहने वाली है, अगर आप कंपनी है तो आपकी टैक्स का रेट अलग रहने वाला है,
अगर आप फर्म है तो आपका टैक्स का रेट अलग रहने वाला है, और अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो आपका टैक्स का रेट अलग रहने वाला है। तो इन सब का आपका अलग अलग आपका क्या रहने वाला है, टैक्स का रेट रहने वाला है। तो सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे ना, सबसे पहले वो अपन पढ़ेंगे टैक्स का रेट किसके रिस्पेक्टिव में, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में आपका टैक्स का रेट क्या रहने वाला है, ये हम पढ़ने वाले हैं। इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में आपका टैक्स का रेट क्या रहने वाला है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए कैसे डिस्कस करेंगे सर, आप पता है ना, अब ये अपने इनकम टैक्स में है ना, आपके दो टैक्स के रेट दे रखी है, अपन दो टैक्स के रेट दे रखी है। अपन पहले वाले डिस्कस करते हैं। जैसे अगर आप इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, तो आपके केस में आपका टैक्स का रेट क्या रहने वाला है। तो आपके केस में है ना, इसमें आपको 3 स्लैब रेट दी है। देखो मेरी बात समझना, गवर्नमेंट बोलती है अगर आप थोड़े से एजेड बंदे हैं ना, जैसे 60 से ऊपर है, तो आपसे थोड़ा टैक्स कम लेंगे, और अगर आप थोड़ा और ज्यादा एजेड हैं, अगर आप 80 साल से भी ज्यादा है, तो आपसे टैक्स और कम लेंगे। आप तो जाने ही वाले हैं, तो आपसे क्या टैक्स ले हैं, मतलब आप इतने बूढ़े हो चुके हैं, इतने बुजुर्ग हैं हमारे लिए, तो आपसे हम टैक्स नहीं कलेक्ट करेंगे। तो देखिए मेरी बात समझना, अगर आपकी एज है अप टू 60 ईयर्स, तो आपका टैक्स का रेट का क्या रहने वाला है। सेकंड, अगर आपका एज है अबव 60 बट लेस देन 80 ईयर्स, तो आपका टैक्स का रेट क्या रहने वाला है। और अगर आपका एज है अबव 80 ईयर्स, तो आपका टैक्स का रेट क्या रहने वाला है। अब मेरी बात समझना, अगर आपका एज अप टू 60 ईयर्स तक है ना, तो गवर्नमेंट बोलती है यहाँ पे जो आपका टोटल इनकम आएगा ना, उस टोटल इनकम में अपन 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लेंगे, अप टू 2.5 लाख, अप टू 1 सेकेंड, चलिए अप टू 2.5 लाख तक अपन का कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है, मतलब जीरो टैक्स। फिर गवर्नमेंट बोलती है अगर आपका इनकम 2.5 लाख से ज्यादा होता है, अप टू 5 लाख तक होता है, तब हम आपसे ओनली एंड ओनली 5% का टैक्स लेंगे, ओनली एंड ओनली 5% का टैक्स लेंगे। अगर आपका इनकम 5 लाख से ज्यादा होता है, मोर देन है, मोर देन अगर आपका 5 लाख से ज्यादा है, और लेस देन इक्वल्स टू आपका कितना है, अप टू 10 लाख रुपीज है, तब हम आपसे 20% का टैक्स लेंगे। अगर आपका इनकम 10 लाख से भी ज्यादा होता है, अगर आपका इनकम मोर देन 10 लाख है, तो हम आपसे 30% का टैक्स रेट लेने वाले हैं, आपसे हम 30% का टैक्स कलेक्ट करने वाले हैं। अब मेरी बात समझना, अब एक अपन एग्जाम्पल लेते हैं, अपन क्या लेते हैं अभी, एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप भी मेरे साथ साथ कंप्यूट करेंगे, आप मेरे को बताएंगे कि टैक्स कितना आता है। रमेश है, जो पूरे साल में उसका टोटल इनकम, यहाँ पर जो इनकम आता है ना, टोटल इनकम सब हेड का इंक्लूड करने के बाद, डिडक्शन लेस करने के बाद, उसका टोटल इनकम आता है 25 लाख। उसका इनकम आता है 25 लाख। तो आपको कंप्यूट क्या करना है, कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 25-26, आपको टैक्स लाइबिलिटी आपको कंप्यूट करना रहेगा। अब मेरी बात समझना, उसने 25 लाख रुपए कमाया पूरे साल में, और अपना टैक्स का रेट क्या रहेगा, स्टार्टिंग के 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से लेके 5 लाख तक आपका 5% टैक्स का रेट रहने वाला है, 5 से लेके आपका 10 लाख तक आपका 20% टैक्स रेट रहने वाला है, और जो 10 लाख से आपका ऊपर का इनकम होगा उसका आपका 30% का आपका टैक्स का रेट रहने वाला है। तो अपन क्या करेंगे ना, एक बार आप क्या करेंगे ना, आप खुद कंप्यूट करेंगे, ठीक है, आप खुद कंप्यूट करके बताएंगे कि आपका टैक्स क्या आता है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपके लिए परफॉर्मा बना देता हूँ,
2.5 lakh, more than 2.5 lakh, less than equals to 5 lakh, at the rate 5%, more than 5 lakh, more than equals to 10 lakh, at the rate 20%, और more than rupees 10 lakh, then टैक्स रेट इज इक्वल टू 30%। तो आपका टोटल टैक्स कितना आएगा मेरे को आप एक बार फटाफट से कंप्यूट करके बताएंगे। आपका टोटल टैक्स कितना है मेरे को आप फटाफट से क्या करेंगे, कंप्यूट करके बताएंगे। चलिए चलिए अपन टैक्स का कंप्यूटेशन करते हैं। तो शुरू के 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है, 2.5 से लेके 5 लाख, यानी कि 2.5 लाख पे आपका 5% लगने वाला है। तो आप 2.5 लाख का जब 5% निकालते हैं तो आपका कितना आता है, अगर आप 2.5 लाख का 5% निकालते हैं तो आपका आता है 12,500 रुपये, 12,500 रुपये। मतलब 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है, 2.5 से लेके 5 लाख तक जो 2.5 लाख का इनकम है उस पर आपका कितना लगेगा, 5% का टैक्स रेट लगने वाला है। अब जो नेक्स्ट 5 लाख से लेके 10 लाख तक का इनकम है, आपका 5 लाख से लेके आपका 10 लाख तक का इनकम है, जो 5 लाख रुपए है उसका ऊपर 20% टैक्स रेट लगने वाला है। यानी 5 लाख का 20% कितना होता है, 5 लाख का 20% कितना होता है, 1 लाख रुपया। 1 लाख आपका यहाँ पे टैक्स लग जाएगा। अब जो आपका रिमेनिंग इनकम है, यानी कि 10 लाख हटा दीजिए, 25 लाख में से 10 लाख गए, कितने बचे, 15 लाख रुपए। तो 15 लाख पे आपका 30% का टैक्स रेट लगने वाला है। 15 लाख पे आपका कितना लगेगा, 30% का आपका टैक्स का रेट लगने वाला है। तो 15 लाख पे 30% कितना होता है, 4.5 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए आपको होता है। तो आपका टोटल टैक्स कितना आएगा यहाँ पे, आपका टोटल टैक्स आने वाला है 4,62,500। ये यहाँ पे आपका इतना टैक्स लगने वाला है, यहाँ पे आपका इतना सारा आपका टैक्स लगने वाला है। चलिए एक क्वेश्चन अपन और सॉल्व करेंगे। रमेश, अपने पहले क्या नाम रखा था, रमेश। चलिए रमेश नाम नहीं रखते हैं सर, अपन नाम चेंज कर देते हैं ना इसका। हर बार रमेश ही थोड़ी इनकम कमाएगा, कभी कभी तो अपन भी इनकम को कमाने वाले हैं। चलिए अब मेरी बात समझना। हाँ, सेम नाम का बंदा है, सेम नाम का बंदा है, वो क्या करता है ना, इस साल में वो क्या करता है, 8,50,000 रुपये कमाता है। इसका इनकम कितना है, 8,50,000 रुपये। आपको क्या करना है ना, कंप्यूट करना है टैक्स लायबिलिटी। आप मेरे को फटाफट से इसका टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करके बताइए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर आपको एक दो क्वेश्चन और दूंगा, उसके बाद अपन आगे बढ़ सकते हैं इसमें। तो मेरे को फटाफट से इसका आंसर निकाल के बताइए, मेरे को इसका फटाफट से आंसर बताइए, फटाफट से इसका मेरे को आंसर बताइए। चलिए इसमें मेरे को फटाफट से इसका आंसर बताइए। अप टू 2.5 लाख आपका टैक्स मिल रहने वाला है, अबाउट 2.5 लाख, लेस देन इक्वल टू 5 लाख आपका टैक्स का रेट रहेगा 5%, यानी कि 12,500। और अबाउ रुपीज 5 लाख अप टू 8.5 लाख, यानी कि 3.5 लाख पे आपका 20% का आपका टैक्स का रेट रहने वाला है। कितना आएगा, 17,000 रुपये। तो आपका टोटल टैक्स आएगा यहाँ पे 82,500। आपका टोटल टैक्स आएगा 82,500। यहाँ तक आपको शायद क्लियर है, यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई इस प्रकार से अपना टैक्स कंप्यूटेशन होता है। चलिए अब मैं आपको एक दो क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो आपको खुद से सोल्व करने हैं, खुद से सोल्व करने हैं। चलिए चलिए
एज्यूम टोटल इनकम ऑफ मोहन इज रुपीज 18 लाख। ठीक है। सेकंड, टोटल इनकम आपका रहने वाला है यहाँ पे 11,50,000। थर्ड, अगर आपका टोटल इनकम यहाँ पे आया 5,80,000, तो आपका टैक्स का कंप्यूटेशन क्या रहने वाला है, ये आपको खुद से सोल्व करना है। इस पर क्या आपका टैक्स आने वाला है, ये आपको खुद से सोल्व करने हैं। और अपन का आप मेरे को बताएंगे कि भाई इनका टैक्स रेट क्या है, टैक्स में कितना आपने निकाला है। चलिए, अपन ने पढ़ लिया, अगर आपकी इनकम, आपका एज अप टू 60 ईयर्स तक है तो आप पे टैक्स का रेट क्या रहने वाला है। अप टू 2.5 लाख तक आप पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। आपको 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक 5% लगने वाला है। 5 से लेके 10 लाख तक आप पे 20% लगने वाला है। और 10 लाख से आपका जो भी ऊपर का इनकम होगा उस पर आपका 30% का आपका टैक्स का रेट रहने वाला है। अब सर बताइए, आपको ये याद करना पड़ेगा? आंसर इज यस। आपको ये याद करना पड़ेगा कि 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। 2.5 से लेके 5 लाख तक आपका 5% लगेगा। 5 से लेके 10 लाख तक आपका 20% लगेगा। और 10 लाख से आपका जो भी ऊपर का इनकम होगा उस पर आपका 30% का आपका टैक्स का रेट लगने वाला है। आपको ये याद करना पड़ेगा। अब मेरी बात समझना, कोई बंदा है जिसका एज 60 ईयर्स से अबव है, अप टू 80 ईयर्स तक है। कोई बंदा है जिसका एज क्या है, 60 साल से ज्यादा है और 80 साल तक है, तो उसके केस में टैक्स का रेट क्या लगने वाला है? अब मेरी बात समझना, तो उसके केस में शुरू के 3 लाख तक, अप टू रुपीज 3 लाख, कोई भी टैक्स नहीं है। मोर देन रुपीज 3 लाख, एक सेकेंड, मोर देन रुपीज 3 लाख, लेस देन इक्वल टू रुपीज 5 लाख तक क्या होगा ना, उसका लगेगा 20%। सॉरी, उसका लगेगा, सॉरी 5%। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे पता नहीं आज क्या हो रहा है मेरे साथ। चलिए, जिसका 3 लाख से ऊपर इनकम है और 5 लाख तक का जिसका इनकम है उस पर लगेगा 5%। अगर उसका इनकम 5 लाख से ज़्यादा है और अप टू इक्वल टू 10 लाख रुपीज़ तक है तो उसका टैक्स का रेट रहने वाला है 20%। और जो उसका 10 लाख से ऊपर का इनकम होगा ना, उसके ऊपर टैक्स लगेगा उसका 30%। देखो, 3 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। 3 से लेके 5 लाख तक की इनकम पे 5%, 5 से लेके 10 लाख तक की इनकम पे 20%, और 10 लाख से जो भी ऊपर का इनकम होगा उस पर उसका 30% का टैक्स का रेट लग जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। और कोई बंदा सर 80 साल से भी ज़्यादा है, तो कोई बंदा अगर 80 साल से भी ज़्यादा है तो उसके केस में अप टू रुपीज 5 लाख कोई भी टैक्स नहीं है। अब अबव 5 लाख और अप टू 10 लाख तक का इनकम पे उसका 20% का टैक्स रेट लगेगा। और अबाउट 10 लाख वाला जो इनकम है उस पर उसका 30% का टैक्स का रेट लगने वाला है। जो 10 लाख से ऊपर का इनकम होगा उस पर उसका 30% का उसका टैक्स का रेट लगने वाला है। अब मेरी बात समझना, सर आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया है कि रमेश है जो 45 ईयर्स का है, तो आपको कौन सा वाला स्लैब लगाना है? आपको ये वाला स्लैब लगाना है। सर कोई रमेश करके बंदा है जिसका एज 82 ईयर्स है, तो आपको ये वाला स्लैब लगाना है। कोई मोहन करके बंदा है, उसका एज 65 ईयर्स है, तो आपको ये वाला स्लैब लगाना है। तो आपको वहां पे एज के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, स्लैब रेट को लगाना पड़ेगा। चलिए, अब अपन एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अपन एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन बैंक का, जिससे कि आपको क्या होगा ना, बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। चलिए, अपन क्या करते हैं ना, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन कौन सा वाला सॉल्व करेंगे अपन? क्वेश्चन कौन सा वाला सॉल्व करेंगे अपन? अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अपन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। अपन क्वेश्चन नंबर 4 को क्या करने वाले हैं, सोल्व करने वाले हैं। चलिए, क्या लिखा है, मिस्टर एक्स हैज ए टोटल इनकम ऑफ रुपीज 16 लाख। उसका 16 लाख का टोटल इनकम है। प्रीवियस है 24-25 में, प्रीवियस है 24-25 में उसका क्या है, 16 लाख का इनकम है। कंप्राइजिंग ऑफ टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। मतलब उसका इनकम जो आया है हाउस प्रॉपर्टी से आया है और फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट से आया है। तो आपको क्या करना है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी करना है आपको 25-26 के लिए। एज्यूमिंग उसकी एज कितनी है, आपको पहले मानना है उसका एज है 45 ईयर्स। फिर आपको एज्यूम करना है कि उसका एज 63 ईयर्स है। फिर आपको एज्यूम करना है उसका एज 82 ईयर्स है। ऐसे करके आपको क्या करना है ना,
इस क्वेश्चन को आपको 3 पार्ट्स में सोल्व करना है। इस क्वेश्चन को आपको 3 पार्ट में सोल्व करना है। तो एक बार फटाफट से आप मेरे को सोल्व करके बताएंगे कि भाई कि अगर आपका एज 45 ईयर्स है तो आपको आपका टैक्स क्या आने वाला है। अगर आपका एज 63 ईयर्स है तो आपका टैक्स क्या आने वाला है। अगर आपका एज 82 ईयर्स है तो आपका टैक्स का रेट क्या लगने वाला है और आपका टैक्स का अमाउंट क्या आने वाला है। मैं आपके लिए नोट्स निकाल देता हूँ। अगर आपका एज अप टू 60 ईयर्स तक तो आपका स्लैब रेट ये वाला लगने वाला है। अगर आपका एज 60 से अबव और अप टू 80 ईयर्स तक है तो आपको ये वाला स्लैब रेट लगने वाला है। अगर आपका एज 80 से भी अबव होना तो आप पे ये वाला स्लैब रेट लगने वाला है। चलिए मेरे को फटाफट से आप टैक्स का कंपटीशन करके दीजिए कि भाई टैक्स कितने आने वाला है। टैक्स आपका कितना आने वाला है फटाफट से बताइए मेरे को। ये रहा आपका क्वेश्चन। फटाफट इसका कंपटीशन करिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फटाफट से इसका कंपटीशन करिए फिर अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आई होप आपने आंसर निकाल लिए होंगे। चलिए अपना अपना आंसर सारे आप मैच करेंगे मेरे आंसर से। चलिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो 45 ईयर्स आपने जो एज मानी है उसका अपन क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं। तो इसके स्टार्टिंग के 2.5 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। स्टार्टिंग के 2.5 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं है। फिर जो नेक्स्ट 2.5 लाख रुपए होंगे, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक का जो आपका इनकम होगा उस पर आपका 5% लगने वाला है। उस पर आपका 12,500 रुपये। फिर जो 5 लाख से लेके अगले जो 10 लाख तक का जो 5 लाख का इनकम आएगा उस पर 20% का रेट से टैक्स लगने वाला है, तो आपका आएगा 1 लाख रुपए। फिर जो आपका अगला जो नेक्स्ट है 10 लाख से आपका जो अबाउ इनकम है 6 लाख का, उस पर आपका 30% का टैक्स का रेट लगने वाला है। तो आपका टैक्स आएगा 1,80,000। 1,80,000। तो आपका टोटल टैक्स जो आने वाला है वो आएगा 2,92,500। आपका जो टोटल टैक्स आने वाला है वो आएगा 2,92,500। यहाँ तक आपको क्लियर। सेकंड, अगर आपका एज 63 ईयर्स मानते हैं अपन, अगर आपका एज 63 ईयर्स है तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से लेके 5 लाख तक अगले आने वाले 2 लाख पे आपका 5% की वजह से आपका टैक्स लगने वाला है, 10,000 रुपये टैक्स लगने वाला है। उसके अगले 5 लाख पे आपका 20% के रेट से आपका टैक्स लगने वाला है। तो 5 लाख पे आपका 20% टैक्स लगेगा, यानी कि 1 लाख रुपए आपका टैक्स लगने वाला है। उसके 10 लाख से जो आपका ऊपर का इनकम है, 10 लाख से जो आपका ऊपर का इनकम है उस पर आपका 30% का आपका टैक्स का रेट लगने वाला है, यानी कि 6 लाख में आपका 30%, यानी कि 1,80,000 रुपये आपका टैक्स लगने वाला है। तो आपका टोटल टैक्स आएगा 2,90,000, 2,90,000। अगर आपका एज 82 ईयर्स है तो आपके 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है।
5 से लेकर 10 लाख तक आपका 20% का टैक्स का रेट लगेगा, यानी कि 5 लाख पे आपका 20% टैक्स लगने वाला है। और जो 10 लाख से आपका ऊपर वाला इनकम है उस पर आपका 30% का टैक्स रेट लगने वाला है, जो आपका 1,80,000 रुपये आने वाला है। तो आपका टोटल टैक्स किस में बनेगा, 2,80,000, 2,80,000। चलिए, यहाँ तक आपको कोई डाउट? सर ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स क्या ऐड कर रखा है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो मेरे को बताइए, यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को बताइए। देखो 16 लाख का इनकम है मिस्टर एक्स का, 16 लाख का इनकम है 24-25 का। 16 लाख पे आपको क्या करना है, टैक्स कंप्यूटेशन करना है, और ये मानना है कि मिस्टर एक्स का एज 45 ईयर्स है, 63 ईयर्स है और 82 ईयर्स है। अगर आपका 45 ईयर्स का एज होता है तो आपका टैक्स का रेट क्या रखा रहने वाला है, तो आपका टैक्स का रेट क्या क्या रहने वाला है। अगर आपका एज अगर आपका एज क्या है, अप टू 60 ईयर्स तक का है, अगर आपका एज अप टू 60 ईयर्स तक का है तो आपके शुरू के 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। 2.5 से लेके 5 लाख तक आपका 5% रेट से टैक्स लगने वाला है। 5 से लेके 10 लाख तक आपका 20% टैक्स रेट का रेट लगने वाला है, और अबाउट 10 लाख पे आपका 30% का आपका टैक्स रेट लगने वाला है। अगर आपका एज 60 ईयर्स से अबव है बट आपका अप टू 80 ईयर्स तक है, अगर आपका एज 60 ईयर्स से अबव और आपका एज अप टू 80 ईयर्स तक है तो आपका 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से लेके 5 लाख पे 5% लगने वाला है। 5 से लेके 10 लाख पे आपका 20% के रेट से टैक्स लगने वाला है, और 10 लाख से ऊपर वाले इनकम पे आपका 30% का टैक्स का रेट लगने वाला है। अगर आपका एज 80 ईयर से अबव है तो, और आपके 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 5 से लेकर 10 लाख तक 20% का रेट से टैक्स लगेगा, और 10 लाख से ऊपर वाले इनकम पे आपका 30% का आपका टैक्स का रेट लगने वाला है। अब मेरी बात समझना, यहाँ तक आपको रेट्स का समझ में आ गया। अब मैं आपको ये बात बोलने वाला हूँ, आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अब मेरी बात सुनो, बंदा इंडिया का हो या बंदा चाहे बाहर का हो, बंदा इंडिया का हो या बंदा बाहर का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी एज अप टू 60 ईयर्स तक है तो आपके दोनों के केस में यही का टैक्स का रेट लगने वाला है, यही वाला आपका दोनों के केस में टैक्स का रेट लगने वाला है। बट ध्यान रखना, अगर बंदा इंडिया का होगा, ओनली बंदा अगर इंडिया का होता है तो उसके लिए ही ये वाली और ये वाली स्लैब रेट रहने वाली है। अगर कोई बंदा 60 से ऊपर है और वो बंदा इंडिया का नहीं है, अगर 60 से ऊपर है और बंदा इंडिया का नहीं है तो उसके केस में ये वाला ही टैक्स का रेट लगने वाला है, मतलब उसको सिर्फ 2.5 लाख तक का ही छूट मिलेगा। ओनली एंड ओनली इंडियन बंदों के लिए, रेजिडेंट बंदों के लिए, जो इंडिया के रेजिडेंट है, सिर्फ उन लोगों के लिए क्या है ना कि आपके लिए 3 लाख वाला और 5 लाख तक का छूट दिया गया है। अगर बाहर का बंदा है, चाहे वो 68 ईयर्स का हो या 88 ईयर्स का हो, उसके लिए सेम यही टैक्स का रेट रहने वाला है। बट अगर रेजिडेंट बंदा है तो उसके केस में अपन देखेंगे भाई उसका एज कितना है, 60 ईयर्स से अबव है या 80 ईयर्स से अबव है, तो उसके केस में अलग अलग अपना टैक्स का रेट रहने वाला है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। अब आपको क्या करना है ना, जो भी मैं पढ़ाता हूँ आपको पूरे दिन में, जो भी मैं पढ़ाता हूँ आपको यहाँ पे एक बैच में, वो आपको क्या ना घर जाके एक बार पढ़ना है, आधे घंटे में एक बार आप क्या करेंगे, रीडिंग लगा लेंगे उसकी, उसके बाद आपका सारा काम बन जाएगा। चलिए, अब मेरी बात समझना सर। हाँ, मेरे दादाजी हैं जिनका बर्थडे 1 अप्रैल को आता है। जिनका बर्थडे कब आता है, 1 अप्रैल को। उनको उनको हम हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, और वो अपने अगले आने वाले साल में चले जाते हैं। अगर वो 58 ईयर्स का तो 59 ईयर्स में चले जाते हैं, अगर 59 ईयर्स का तो वो 60th ईयर्स में चले जाते हैं। उनका बर्थडे कब आता है, 1 अप्रैल को बर्थडे आता है। तो सर इस 1 अप्रैल 2025 को मेरे दादाजी पूरे 60 साल के हो गए, पूरे 60 साल के हो गए। क्या जो पिछला साल गया है, जिस साल में वो 59 ईयर्स के थे, क्या उस साल के लिए उनको ये 3 लाख वाला बेनिफिट मिल जाएगा? क्या उनको ये 3 लाख वाला बेनिफिट मिल जाएगा? आंसर इज यस। गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर किसी बंदे का जन्मदिन आता है 1 अप्रैल को, किसी बंदे का जन्मदिन 1 अप्रैल को आता है, और वो उस 1 अप्रैल को अगर वो 60 या 80 साल की उम्र में आ जाता है, उसका 60th बर्थडे या 80th बर्थडे 1 अप्रैल को आता है, तो मान लिया जाएगा कि वो पिछले साल में उसने 60th ईयर और 80th ईयर कंप्लीट कर लिया था, और वो अपने आगे जो ये 3 लाख और 5 लाख वाली बेनिफिट है इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। मेरी बात समझना, ये लाइन पढ़ने क्या लिखा है, इफ एनी रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट है तो मैंने बोला आपको एज देखने का ही नहीं है, बोली वो 60 का हो, 70 का हो, 90 का हो या 110 का हो, सबके केस में आपको ये वाला टैक्स रेट लगाना है। अगर वो इंडिया का बंदा है, अगर रेजिडेंट है, इफ एनी रेजिडेंट कंप्लीट एज ऑफ 60 एंड 80 ईयर्स ऑन 1 अप्रैल 2025, मतलब 1 अप्रैल को क्या करता है, 60 साल 80 साल अपने कंप्लीट करता है, तो उसके केस में उसको 3 लाख और 5 लाख वाले स्लैब का बेनिफिट पिछले साल में मिल जाएगा। मतलब 31 मार्च 2025 तक मान लो उनका 59 ईयर्स चलता था, 1 अप्रैल को उनका 60th बर्थडे आ जाता है,
तो मान लिया जाएगा उसने 31 मार्च को 60th बर्थडे कंप्लीट कर लिया अपना, और 31 मार्च तक का जो इनकम आएगा उसका जो रिटर्न भरेंगे ना, उसमें उनको ये 3 लाख वाले बेनिफिट इसको मिल जाएगा, 3 लाख वाले टैक्स के छूट उनको मिल जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। सर ये क्या लिखा है, ये हम पढ़ेंगे जब अपन लगभग कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये बेसिक एग्जामिनेशन का बेनिफिट या मिलता है क्यों नहीं मिलता है, ये अपन बाद में पढ़ेंगे। ये मैंने बुक इसलिए रेडी करी है पूरी कि आप जब पढ़ने बैठोगे ना, रिवीजन करने बैठोगे, तब आपको सारे पॉइंट एक साथ ही क्लियर हो जाने चाहिए कि भाई ये बेनिफिट कहाँ कहाँ नहीं मिलता है, ये कहाँ कहाँ मिलता है। ये जब अपन सारा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे ना, बीच में मैंने काफ़ी चीज़ छुड़वा भी दी है आपको, बीच में मैंने काफ़ी चीज़ें आपको छुड़वा दी है, ये मैं अभी नहीं करवाऊंगा। जब इनका रिस्पेक्टिव टॉपिक आएगा, जब आपको उतनी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी ना एक समझने की चैप्टर को, इस सब्जेक्ट को, तब मैं आपको ये चीज़ें बताने वाला हूँ कि भाई इसमें ऐसा ऐसा आगे रहने वाला है। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि टैक्स कैसे लगता है। अपन 5 हेड की इनकम होती है अपने पास क्या होता है, 5 हेड का इनकम होता है। 5 हेड की इनकम में से अपन क्या करेंगे ना, डिडक्शंस को लेस कर देंगे, ये अलग से अपन सेपरेट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। फिर अपने पास आ जाएगा नेट टोटल इनकम। नेट टोटल इनकम पे अपन टैक्स लगाने वाले हैं। टैक्स कैसे लगाएंगे, अपन चेक करेंगे इंडिविजुअल अचीव एओपी बीवाई 8वीं ज्यूडिकल पर्सन है तो उसके केस में अगर आपका एज 60 ईयर्स तक है तो आपके ऊपर ये वाला टैक्स का स्लैब रहने वाला है। अगर आपका एज 60 से ऊपर 80 साल तक है तो आपके पास ये टैक्स का स्लैब रहने वाला है। अगर आपका एज 80 ईयर से भी अबव है तो आपके ऊपर ये वाला टैक्स का स्लैब रहने वाला है। इस पर अपन एक क्वेश्चन भी कर लिया। एक बार आप क्या करेंगे ना, घर जाके उस क्वेश्चन पेपर वापस करेंगे बिना देखे। घर जाके कब क्या करेंगे, आप उस क्वेश्चन को वापस करेंगे बिना देखे। अब मेरी बात समझना, इनकम टैक्स में एक टर्म आता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स। आपको एक वर्ड बताता हूँ, आपको ये देखना पड़ेगा, यहाँ पे कोई भारी चीज नहीं है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये क्या होगा ना, आप कोई भी टैक्स का कंप्यूटेशन करो, कोई भी आप टैक्स निकालो इनकम टैक्स में, पूरा टैक्स निकलने के बाद अब कुछ भी नहीं बचा है कुछ करने के लिए, तब आपको लास्ट में आपको 4% जोड़ देना है। तब आपको क्या करना है, लास्ट में उसमें टैक्स का 4% आपको जोड़ देना है, जैसे अपने यहाँ पे किया था। एक सेकेंड, जैसे अपने इस क्वेश्चन में था ना, ये देखो ये पूरा टैक्स निकल गया 2,92,000, इसमें अपने 4% यहाँ पे जोड़ दिया, टैक्स का 4%। तो अपने पास आता है टोटल टैक्स लायबिलिटी। सर 4% क्यों जोड़ती है, गवर्नमेंट गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके हेल्थ के लिए क्या करती है ना, अलग से एक टैक्स का अमाउंट लेती है, इसको बोलते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो ये टैक्स के अमाउंट का 4% का होता है ना, अपन को हर कंप्यूटेशन में जोड़ना रहेगा। हर कंप्यूटेशन में अपन को कहीं भी नहीं छोड़ना है, हर कंप्यूटेशन में आपको क्या करना है, 4% आपको ऐड करना रहेगा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब अपन क्या करेंगे ना, अब अपन आते हैं नोट्स के ऊपर। अपन नोट्स पे आते हैं। अब अपन कहाँ तक पढ़ चुके हैं, देखो अपन कहाँ तक पढ़ चुके हैं। अपन टैक्स का लाइबिलिटी देख चुके हैं, इंडिविजुअल अचीव ऑफ एओपी बीवाई 8वीं ज्यूडिकल पर्सन के केस में आपका टैक्स का लाइबिलिटी क्या आता है। अब देखने वाले हैं फर्म और लोकल अथॉरिटी के केस में आपका टैक्स का रेट क्या रहने वाला है। फर्म एंड लोकल अथॉरिटी के केस में आपका फर्म का टैक्स का रेट क्या रहने वाला है। मैंने क्या बोला, फर्म लोकल अथॉरिटी, फर्म लोकल अथॉरिटी, फर्म इंक्लूड्स एलएलपी ऑल्सो। तो फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी, फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी के केस में आपका टैक्स का रेट क्या रहने वाला है। इनके केस में आपका जो भी इनकम आएगा ना, जो भी प्रॉफिट है, जो भी इनकम आपका, उस पर फ्लैट आपको 30% टैक्स लगाना है। फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जामिनेशन आया कि भाई एक फर्म है, उसका प्रॉफिट है 5 लाख रुपए, इसका टैक्स कितना आएगा, तब आपको ये स्लैब रेट नहीं देखनी है। ये ओनली देखते हैं अपन इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई आर्टिफिशियल ज्यूडिकल पर्सन के केस में देखते हैं। अगर फर्म की बात करता है ना कोई, तो फर्म की बात करता है तो आपको सीधा 30% लगाना है। 5 लाख का सीधा 30% आप पे टैक्स लगने वाला है। 5 लाख का सीधा आपका 30% आप पे टैक्स का रेट लगने वाला है। 5 लाख पे आपका सीधा 30% आपका क्या लगने वाला है, टैक्स का रेट लगने वाला है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं। अब मेरी बात समझना, जो मैं छुड़वा रहा हूँ अभी, जो मैं अभी नहीं करवा रहा, जो लाइन अभी मैं छुड़वा रहा हूँ, प्लीज आप एक बार उसको छोड़ दीजिए। जब वो रिस्पेक्टिव टॉपिक करेंगे तब मैं आपको लाइन समझा दूंगा, कनेक्ट करवा दूंगा। क्या होगा ना कि फिर आपको उसमें बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा, बेटर आपका कनेक्शन बनेगा। अभी मैं जो करवा रहा हूँ आपको उसको समझते जाना है, उसको आपको क्या करना है, याद करते जाना है। थोड़ा होश को उतना रिटेन करना है आपको, घर जाके क्या करना है उसको एक बार पढ़ना है, पढ़ते ही आपके दिमाग में सारी बातें क्लिक हो जाएगी बस। अब मेरी बात समझना, अभी अपन ने क्या पढ़ा, इंडिविजुअल अचीव एओपी पर्सन केस में आपका टैक्स का रेट क्या रहने वाला है। अगर आपका एज अप टू 60 ईयर्स तक, अगर आप इंडिया के बंदे हैं, चाहे आप इंडिया के बंदे नहीं हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आपके ऊपर ये वाला टैक्स का रेट रहने वाला है। और अगर आप इंडिया के बंदे हैं, इंडिया के रेजिडेंट है, और आपका एज 60 से ऊपर है, अप टू 80 ईयर्स तक है, तो आपके ऊपर ये टैक्स का रेट रहने वाला है। अगर आप इंडिया के बंदे हैं और आपका एज 80 ईयर्स से भी अबव है, तो आप पे ये वाला टैक्स का रेट रहने वाला है। चलिए फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी की बात कर ली अपन ने, तो उनके केस में डायरेक्ट 30% आपका टैक्स का रेट लेने वाला, डायरेक्ट 30%, मतलब जो भी प्रॉफिट आएगा उसके सीधा 30% टैक्स लगा देंगे। फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी, फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी, फर्म एलएलपी
एफ एल एल देखो, एफ एल एल, फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी, फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी के केस में क्या होता है ना, आपको सीधा 30% आपको टैक्स पे करना है, जितना इनकम आपको दे रखा है उसका सीधा 30% आपको क्या जाएगा, टैक्स आ जाएगा। चलिए, क्या सर इसमें अपन को 4% जोड़ना रहेगा, वो वाला मैंने कहा ना, हर कंपटीशन में जोड़ना है आपको, हेल्थ एंड एजुकेशन से आपको हर कंपटीशन में जोड़ना है, वो किसी में भी नहीं छोड़ना है। आपको कितना भी टैक्स का रेट दे रखा है, इसमें आपको अलग से आपको फिर 4% आपको जोड़ना रहेगा हेल्थ एंड एजुकेशन से इसका अमाउंट। कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में आपका टैक्स का रेट क्या रहता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, मान लो एग्जाम में आपको दे रखा है कोऑपरेटिव सोसाइटी का इनकम आपका 50,000 रुपए या लाख रुपए आपका इनकम है, तो इस पर टैक्स कितना आएगा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में आपका 10,000 रुपए तक कोई 10% टैक्स लगेगा, सॉरी 10,000 रुपए तक आपका 10% टैक्स लगेगा। 10,000 से लेकर 20,000 तक आप इनकम होगा, उस पर 20% टैक्स लगेगा, और 20,000 से आपका ऊपर वाला इनकम है उस पर आपका 30% का आपका टैक्स का रेट लगने वाला है। सर कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में इतना टैक्स क्यों है। देखो कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या करते हैं, जैसे हाउसिंग सोसाइटी है, वो एक पूरे एक सोसाइटी को चलाते हैं, तो उनका जो भी इनकम आएगा उसमें उनका सारा इनकम ही है यार। आपने सारा वो पे कर दिया, पानी का बिल पे कर दिया, बिजली का बिल पे कर दिया, आपने जो भी आपको सोसाइटी को रन कर रहे हैं वो सारे एक्सपेंस आपने पे कर दिए। अब जो आपके पास बचेगा वो आपका इनकम है, और आपको छूट दे के कुछ बात बनती भी नहीं है। देखो इंडिविजुअल केस में छूट देने का कारण ये है कि महंगाई इतनी है, उसको अपना घर चलाना होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी ने सारे खर्चे कर दिए ना, अब उसका इनकम आ रहा है, अब उसको कोई घर चलाना है नहीं, तो उस पर क्या कहते हैं गवर्नमेंट, आप इस पर टैक्स पे कर दो। अगर आप ज़्यादा कलेक्ट करते हो अपने मेंबर से, तो अपने सारे एक्सपेंस होने के बाद जो अमाउंट बचेगा ना आपके पास, उस पर आपको टैक्स चाहिए। हम आपके लिए 1 रुपये का भी आपको छूट नहीं देंगे। अगर आपका इनकम 10,000 तक है तो हमको 10% चाहिए, 10,000 से लेकर 20,000 तक का इनकम है तो आपको 20% चाहिए, और 20,000 से जो आपका ऊपर का इनकम है उस पर हमको 30% का टैक्स चाहिए। उस पर हमको क्या चाहिए, 30% का टैक्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं अपन, मान लीजिए कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसका इनकम कितना है, उसका इनकम अपने पास है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है एबीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इनका टोटल इनकम आया अपने पास, वो आया अपने पास 80,000। तो कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी कैसे कंप्यूट करेंगे, सर के 10,000 रुपये अप टू 10,000, 10%, अबाउट 10,000, लेस देन इक्वल टू 20,000 आपका क्या रहेगा 20%, और अबाउट 20,000 अब उस पर आपका रहेगा टैक्स का रेट रहने वाला है 30%। तो आपको इससे टैक्स निकालना है, तो 80,000 में आपका टैक्स कितना आएगा, सर के 10,000 पे आपका 10% यानी कि 1,000 रुपये, आगे वाले 10,000 पे आपका 20% लगने वाला है यानी कि 2,000 रुपये। अब जो रिमेनिंग आपका 60,000 बचता है, 80 माइनस 20 यानी कि 60,000 जो आपका बचता है, उसमें आपका 30% का टैक्स का रेट रहने वाला है। तो 60,000 का 30% कितना होता है, 18,000 रुपये। तो आपका टोटल टैक्स आएगा 21,000, और इसमें आपको कंपलसरी 4% वो हेल्थ एंड एजुकेशन से आपको ऐड करना रहता है। तो आपका आ जाएगा टोटल टैक्स लायबिलिटी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। ये कोई भारी चीज़ नहीं है। सबसे देखो पढ़ता ना कोई डिफिकल्ट पढ़ रहा है थोड़ा समझना, थोड़ा सा आपके लिए ये हो सकता है। बाकी इसके अलावा तो फर्म वगैरह पे आपका सीधा 30% टैक्स है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की इसमें आपका 10,000 तक 10% है, 10 से लेकर 20,000 तक आपका 20% है, और 20,000 से ऊपर वाले इनकम पे आपका 30% का टैक्स का रेट रहने वाला है। कंपनीज की बात कर लेते हैं। कंपनी के केस में चेक करेंगे कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है या फॉरेन कंपनी है। बताया था मैंने आपको डोमेस्टिक कंपनी क्या होता है, फॉरेन कंपनी क्या होता है। डोमेस्टिक कंपनी मतलब इंडियन कंपनी और ऐसी कंपनी जिसने यहाँ पे डिविडेंड देने का अरेंजमेंट कर रखा है, वो होगी डोमेस्टिक कंपनी। और फॉरेन कंपनी जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है वो आपकी फॉरेन कंपनी होती है। तो अपन चेक करेंगे वो डोमेस्टिक कंपनी है या फॉरेन कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी है या फॉरेन कंपनी है। अगर वो डोमेस्टिक कंपनी है और उसका प्रीवियस ईयर 22-23 का टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा है, 400 करोड़ तक है, अगर 400 करोड़ तक है या 400 करोड़ से ज्यादा है, अगर डोमेस्टिक कंपनी है, इंडियन कंपनी है, या फिर ऐसी कंपनी जिसने इंडिया में क्या रखा है डिविडेंड पे करने का अरेंजमेंट कर रखा है, तो उसका टर्नओवर क्या 400 करोड़ तक है, उसका टर्नओवर क्या 400 करोड़ तक है, तो उसका 25% का टैक्स लगेगा। मतलब कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंपनी हूँ, तो मेरा क्या है कि इस प्रीवियस ईयर 22-23 मतलब 2022-23 का टर्नओवर कितना है मेरा 350 करोड़ रुपए, 400 करोड़ से कम है। तो मेरा जो भी इनकम आएगा उस पर सीधा 25% का टैक्स लगने वाला है, उस पर सीधा 25% का टैक्स लगने वाला है। और मान लीजिए अगर मैं कंपनी हूँ जिसका प्रीवियस ईयर 22-23 का टर्नओवर कितना है 500 करोड़ है, यानी 400 करोड़ से ज्यादा है,
तो मेरे पे जो भी इनकम आएगा उस पर सीधा 30% का टैक्स का रेट लगने वाला है, उस पर सीधा 30% का आपका टैक्स का रेट लगने वाला है। और अगर फॉरेन कंपनी है तो उस पर 35% के रेट से आपका टैक्स का रेट लगने वाला है, उस पर 35% के रेट से आपका टैक्स रेट लगने वाला है। इसका अपन एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए चलिए इसका अपन एग्जांपल लेते हैं। एबीसी लिमिटेड है, जिसका प्रीवियस ईयर 23-24 का टर्नओवर कितना है, टर्नओवर है 380 करोड़। उसका इनकम आया, जो टोटल इनकम आया आपका, टोटल इनकम जो आया प्रीवियस ईयर 24-25 का, वो आया 50 लाख रुपीज़। टोटल इनकम जो आया 50 लाख रुपीज़ आया उसका, तो उस पर टैक्स कितना आएगा। सेकंड सेम एग्जांपल, एबीसी लिमिटेड है, प्रीवियस ईयर 22-23 का उसका टर्नओवर कितना है, उसका टर्नओवर रहेगा अपना 450 करोड़ रुपीज़, और उसका टोटल इनकम है जो है आपका प्रीवियस ईयर 24-25 का आपका है, वो है आपका 60 लाख रुपीज़। तो इसके केस में आपका टैक्स कितना आएगा, इसके केस में आपका टैक्स कितना आएगा। देखो फर्स्ट वाले की बात करते हैं, तो क्या प्रीवियस ईयर 22-23 का आपका टर्नओवर कितना है, सर 400 करोड़ से कम है, सर 400 करोड़ से अपना टर्नओवर कम है, तो आपका 25% के से टैक्स लगेगा। तो आपका इनकम कितना है, आपका इनकम है 50 लाख, 50 लाख का 25% आपका टैक्स लग जाएगा, यानी कि 12,50,000 रुपये आपका टैक्स में चला जाएगा। प्लस पता है आपको 4% तो करना ही रहता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस में, आपको कंपलसरी बताया, कोई भी टैक्स का कंप्यूटेशन करो आपको 4% तो आपको ऐड करना ही करना रहेगा। वो करने के बाद आपका इनकम आ जाएगा, यहाँ पे टोटल टैक्स लायबिलिटी आपका आ जाएगा। सेम आपको इसमें करना है, आपका टर्नओवर कितना 400 करोड़ से ज़्यादा है 22-23 का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 30% का आपका टैक्स का रेट लगने वाला है। तो आपका 60 लाख का 30% तो आपका टैक्स लग जाएगा 18 लाख रुपीज़। इसमें पता है 4% आपको ऐड करना पड़ेगा, 4% आपको हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करना पड़ेगा, जो कंपलसरी है। वो ऐड करने के बाद आपका इनकम आ जाएगा, यहाँ पे टोटल टैक्स लायबिलिटी आपका आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। तो अगर मान लीजिए एबीसी लिमिटेड इंडिया की कंपनी नहीं है, ये मान लीजिए फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, मान लीजिए यहाँ पे एक फॉरेन कंपनी है, तो आपको ये कुछ भी नहीं देखना है, ये आपको कुछ भी नहीं देखना है, आपको सीधा सीधा जो इनकम आया उस पर आपको 35% के रेट से आपको टैक्स लगाना रहेगा, इससे आपका सारा काम बन जाएगा। कल क्या करेंगे ना, इनके थोड़े बहुत एग्जाम्पल लेंगे अपन, और थोड़ा बहुत इसको वापस अपन रिवाइज करेंगे। उससे पहले अगर आप क्या करेंगे ना, एक बार इसको पढ़ के आएंगे, एक बार आप क्या करेंगे, इसको पढ़ के आएंगे। आपने आज जो भी टैक्स का रेट का डिफरेंस, टैक्स का रेट देखा है, प्रीवियस ईयर देखा है, प्रीवियस ईयर में एक्सेप्शंस देखे हैं, वो एक बार आप सब पढ़ के आएंगे। कल अपन क्या करेंगे ना, इन सब के एग्जाम्पल लेंगे, और अपना एक सरचार्ज का टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है, वो अपन कल स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए आपको क्या करना है ना, इन सबको अच्छे से एक बार पढ़ लेना है, बस आपका सारा काम बन जाएगा। थैंक यू।